आवाज नहीं आ रही? सही है। चलो, गुड मॉर्निंग। अब आप अपनी अब आप अपनी बातें बंद कर दीजिए और हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जो हम ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल देखा था आउटपुट के आधार पर और उसके बाद देखा था संयोजन के आधार पर, मतलब फेज के आधार पर, जिसमें सिंगल फेज और थ्री फेज। थ्री फेज में आप चार चीजें आपने देख ली है और चार चीजों में सबसे पहली थी स्टार स्टार, फिर स्टार डेल्टा, फिर डेल्टा स्टार और डेल्टा डेल्टा। स्टार स्टार होता है जो उच्च विभव एवं उच्च शक्ति के लिए काम में लेते हो। जो स्टार डेल्टा होता है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग यदि डेल्टा है तो पारेषण के लिए बनेगा, तो इस टाइप ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा वो। और क्या हो गया? तो तीसरा है डेल्टा स्टार, जो वितरण के लिए काम लेंगे। और चौथा जो होता है डेल्टा डेल्टा, वो हमारे पास निम्न विभव में उच्च शक्ति होता है। यही होता है। अब हमें इसके आगे संयोजन ही पढ़ चल रहे हैं। कल हमने 4 संयोजन पढ़े थे, आज उसके आगे शुरू करेंगे 5वें संयोजन से। पांचवा है स्टार इंटर स्टार स्टार इंटर स्टार संयोजन, या तथा लिख दो, तथा डेल्टा इंटर स्टार संयोजन। ठीक है भाई, स्टार इंटर स्टार या डेल्टा इंटर स्टार संयोजन। अच्छा देखो कि ये हमारे पास कौन सी वाइंडिंग है? प्राथमिक। तो ये वाइंडिंग कौन सी आएगी? द्वितीयक। अच्छा, ऐसा कनेक्शन नहीं करके आप डेल्टा इंटर स्टार बनाते हैं तो डेल्टा हमारे पास कौन सी वाइंडिंग होगा? प्राथमिक। और इंटर स्टार कौन सा होगा? द्वितीयक। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई, इंटर स्टार कभी भी प्राथमिक वाइंडिंग नहीं होता। इंटर स्टार कदेव सदैव कहां बनता है? सेकेंडरी में। इंटर स्टार सदैव कहां है? सेकेंडरी में। चाहे आप स्टार इंटर स्टार का कनेक्शन लो और या डेल्टा इंटर स्टार का लो। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? इंटर स्टार संयोजन सदैव सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। संयोजन सदैव सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। जब आप इंटर स्टार को सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, जब आप इंटर स्टार संयोजन सेकेंडरी में होता है तो आपके एक दिमाग में आया कि सेकेंडरी में से क्या दिक्कत हुई कि हमने इंटर स्टार संयोजन किया। और दूसरा सवाल है कि इंटर स्टार संयोजन होता कैसा है? सवाल दो ही तो बन सकते हैं। एक तो है कि इंटर स्टार संयोजन हम करते ही क्यों है, और दूसरे करते हैं तो होता कैसा है। दो ही तो सवाल है। तो पहला सवाल है ये करते क्यों है? क्योंकि जहां रेतीली और पथरीली जमीन है वहां पर अर्थिंग करना मुश्किल है। वहां अर्थिंग करना मुश्किल है, इसलिए सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दिए जाते हैं। तो हम क्यों कर रहे हैं इंटर स्टार का कनेक्शन? जहां रेतीली व पथरीली जमीन में अर्थिंग करना मुश्किल है
उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कौन सा संयोजन किया जाता है? एंट्री स्टार। अच्छा, एंट्री स्टार संयोजन कैसे होगा वो प्रॉब्लम सोल्व? कि भाई सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या 15.5% बढ़ा दी जाए, जिससे हमारे पास क्या कौन सा कनेक्शन बन जाएगा? एंट्री स्टार। तो ये सेकेंडरी में स्टार के साथ में तो बढ़ेगा, तभी एंट्री स्टार कहलाएगा। तो क्या होगा? सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या 15.5% बढ़ा दिए जाते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या कितनी बढ़ा दी जाती है भाई? 15.5%। इसका उपयोग कहाँ करते हैं बताओ भाई? इसका उपयोग पथरीली व रेतीले स्थान पर किया जाता है जहां पर क्या दिक्कत आती है? जहां पर अर्थिंग करना मुश्किल हो। जहां अर्थिंग करना मुश्किल हो, ठीक है। एंट्री स्टार संयोजन केवल सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, प्राथमिक वाइंडिंग में कभी भी नहीं होगा। सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न बढ़ेगा। नंबर ऑफ टर्न कितने बढ़ेंगे? 15.5%। क्यों बढ़ाए जाते हैं? तो आप कहेंगे भाई इसलिए बढ़ाए जाते हैं क्योंकि वहां पर रेतीली पथरीली जमीन में अर्थिंग करना मुश्किल है। तो इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए इस प्रकार कार्य किया जाता है। तुम्हारे जीवन में झमेले बहुत है इनके, हैं? लिख लिया भाई? तो स्टार एंट्री स्टार या डेल्टा एंट्री स्टार संयोजन समझ में आ गया? कहाँ करते हैं? जहां पर रेतीली में पथरीली जमीन हो, अर्थिंग करना मुश्किल हो, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या को 15.5% बढ़ा के अर्थिंग बना लेते हैं और उस हिसाब से मामला करते हैं सेट। तो ये हमारे पास कौन सा संयोजन कहलाएगा? स्टार एंट्री स्टार या डेल्टा एंट्री स्टार। एक अर्थिंग के बिना ट्रांसफॉर्मर की सहायता से अर्थिंग कर लेते हैं, वो होता है अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर। अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या होता है कि ऐसे स्थान पर उपयोग लेते हैं जहां अर्थिंग करना मुश्किल ही हो, अर्थिंग हो ही नहीं पा रही हो, तो फिर वहां पर अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर वो क्या करेगा कि उस पूरे जो धारा का योग को क्या करने की कोशिश करेगा? जीरो। भाई अर्थिंग का मतलब तो यही है ना, जिसे अधिकतम धारा उसके अंतर्गत आ सके। बैठो बैठो भाई, जल्दी आओ। लिख लिया? लाई अभी क्या चाहिए? हैं? तो देखो बच्चों, ध्यान से पहली बात तो ऑनलाइन वाले बच्चे सुनो।
एक तो क्या आप टीम को कहते रहते हो कि भाई हमारे क्लास अभी ये एक एक क्लास थोड़ी भेजते हैं, उसमें अपडेट होती है तो सबके एक साथ आती है। यदि बाकी बच्चों की आई तो तुम्हारे भी आई थी। यदि 4 बच्चों के क्लास बाद में खुली है तो उन्होंने ऐप को पहले ही खोल रखा था, क्लास बाद में जब अपडेट हुई तो उसने रिफ्रेश किया नहीं था। और बिना रिफ्रेश तो कैसे दिखेगी, नहीं नया कोई भी आइटम आएगा तो दिखेगा नहीं। तो इसलिए वो रिफ्रेश कर लिया करो। चलो भाई, अगला है एक संयोजन का नाम सुना आपने, वीवी संयोजन? सुना आपने? चलो फिर आप मुझे बताइए वीवी संयोजन का अन्य नाम क्या है? एक मिनट, नहीं सुना। आप बताओ। नहीं, आप काफी देर से बड़ा मजा ले रहे हैं ट्रांसफॉर्मर का, खुश हैं, तो बताओ वीवी संयोजन अन्य नाम क्या है? आप बताओ, सोचने से क्या आएगा? हाँ, आता है कि नहीं आता है? नहीं आता ना? तो ये क्या है? डेल्टा। ये डेल्टा का एक दरवाजा खुल गए, अब क्या बन गया? वी। तो ये ओपन डेल्टा। अन्य नाम क्या हुआ? सवाल परीक्षा में आया हुआ लिखा हुआ ओपन डेल्टा संयोजन नाम। वीवी संयोजन कई बार आता है लेकिन आधी बार इन इसका नाम आता है ओपन डेल्टा संयोजन। तो डेल्टा होता है ना वैसे, तो एक खोल दिया तो क्या हो गया? ओपन डेल्टा। याद रह जाएगा अब तो। अन्य नाम क्या है? अभी लिखो मत, एक बार समझ लो थोड़ा सा। ओपन डेल्टा संयोजन आसान है। ट्रांसफॉर्मर में कुछ भी भाग टप नहीं है, बस आपको पढ़ने की जरूर आवश्यकता होती है, बट टप कुछ नहीं है। आपने कल भी पढ़ा था, ऐसा घर पे जाके पढ़ा था, ऐसा थोड़ी भाग मिला कि ये पल्ले ही नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्या है, ऐसा कुछ है? ऐसा कभी कुछ है नहीं। तो मशीन का सबसे मतलब एकमात्र ऐसा भाग है जिसमें आपको ऐसा कभी फीलिंग नहीं आएगी ये होता क्या है, ऐसा तो जानते ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सब आपको समझ में आएगा। यदि आप ट्रांसफॉर्मर में नंबर आपके कम आते, पूरे सवाल नहीं होते, तो देख लेना मेहनत में कमी थी। कभी भी ट्रांसफॉर्मर के ऐसे अंदर कुछ है भी नहीं कि जो आपको पढ़ने पर समझ में नहीं आए। यदि परीक्षा में 7 सवाल आते हैं और 6 हो जाते हैं, अच्छी बात है। एक तो बाई दी वे किसी कारण से भी हो सकता है गड़बड़, लेकिन यदि आपसे 7 में से 3 हो रहे हैं तो मतलब आपने पढ़ा ही नहीं है, और पढ़ोगे तो कम से कम 7 में से 6 होंगे आपसे। इतना फर्क है इसका। तो अन्य नाम क्या हो गया? ओपन डेल्टा संयोजन। अच्छा, ओपन डेल्टा संयोजन क्यों काम में लेते हैं? ओपन डेल्टा संयोजन क्यों काम में लेते हैं? यदि मान लो 3 फेज की सप्लाई है, उसमें एक फेज खराब हो जाए, बदल नहीं रहा हूं मैं, हाँ, यदि मैं 3 फेज को 2 फेज में बदलूंगा तो वीवी संयोजन नहीं, वो टीटी संयोजन है, या उसका नाम होगा स्कॉट संयोजन। लेकिन 3 संयोजन में एक संयोजन खराब हो जाए और उस ट्रांसफॉर्मर से कार्य भी करवाना है, और कार्य कराना 3 फेज का कोडिंग है। कार्य किसका कोडिंग कराना है? 3 फेज का कोडिंग। तो उस संयोजन को क्या कहते हैं? वीवी संयोजन। अच्छा, 3 फेज का कोडिंग का मतलब है हमें शक्ति से, पावर से लेना देना है, वोल्टेज और धारा से। 3 फेज को 2 फेज में बदलते हैं ना, तो हमें लेना देना उष्मा से होता है। वो किससे होगा? उष्मा से। इसको कार्य हम 3 फेज का कोडिंग ही करवाएंगे। तीन फेज में से एक फेज खराब होने पर ट्रांसफार्मर द्वारा होने वाली क्रिया। दो फेज के माध्यम से होती है। लेकिन 3 फेज को 2 फेज में बदलता नहीं है। एक फेज खराब होने पर भी ट्रांसफार्मर कार्य करता है 2 फेज पर।
तो ये हुआ हमारे पास विविध संयोजन है। और देखो विविध संयोजन जो है, 3 फेज को जैसे एक फेज खराब हुआ 2 फेज में काम कर रहा है, इस समय इसकी जो क्षमता है वो घट जाएगी। विविध संयोजन में ट्रांसफॉर्मर की क्षमता पूर्ण क्षमता का कितना प्रतिशत होता है? याद आ रहा है सवाल? ऐसा तो 57.7%। 57 पॉइंट कितना परसेंट होता है? 7%। विविध संयोजन में ट्रांसफॉर्मर की क्षमता पूर्ण क्षमता का 57.7% या 1/√3 गुना 1/√3 गुना होता है। चलो, विविध संयोजन क्या होगा? तो विविध संयोजन में ट्रांसफॉर्मर की क्षमता पूर्ण क्षमता 57.7%। यदि 57.7% वो नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा? 1/√3 गुना। ये भी एक ही बात है। आप 57.7% ढूंढोगे, नहीं मिलेगा। अब इसमें भी भाग दे के देख लो। 1/1.732 इंटू 100, तो यही आएगा 57.7%। ये है निम्न विभव तथा निम्न शक्ति पर कार्य करता है। सर कल संडे है, संडे की छुट्टी रहेगी? नहीं रहेगी भाई। कल एक थोड़ा सा चेंजेज है। चेंज ये है कि आपकी क्लास है 9 बजे, 8 बजे नहीं है, 9 बजे से क्लास होगी, क्योंकि 7 से 9 ट्रांसफॉर्मर की मैराथन क्लास होगी और ट्रांसफॉर्मर के सवाल कराएंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आज दोपहर के बाद में ट्रांसफॉर्मर पढ़ ले, पूरा हो जाएगा। कि नहीं 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 नहीं, कि तुम्हारे क्या आगे किसी को टाइम बता रखा है? हाँ, अरे हो जाएगा पूरा। कल कर लेंगे सवाल, चैप्टर हो जाएगा क्लोज। 5 से 7% सवाल आते हैं, 100 में से 7 नंबर का हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है भाई। और नहीं है तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, अपना ऐसा कोई दिक्कत है नहीं है। सवाल मैं कैसे समझा दूंगा? सवाल समझाना मुझे आता है, तो आधा मैं समझा दूंगा। बट चाहो तो कर लेंगे। चलो छोड़ो, बाद में चर्चा करेंगे, अभी बातें नहीं करेंगे, लिखो। अभी तो ये संयोजन ही बहुत ज्यादा आया है। चलो लिख लिया भाई। अरे जल्दी करो। विविध संयोजन का अन्य नाम क्या हो गया? ओपन डेल्टा संयोजन। 3 फेज में से एक फेज खराब हो जाता है और 2 फेज पर ही कार्य करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विविध संयोजन। अच्छा, 2 फेज पर कार्य करता है तो हमारी क्षमता कितनी होती है? पूर्ण क्षमता का 57.7%। और इसका मतलब ये निम्न विभव है, निम्न शक्ति। अच्छा देखो कि पहले आपने ना डेल्टा डेल्टा संयोजन पढ़ा है, वो करता है निम्न विभव है उच्च शक्ति। अभी आपने देखा यहां पर हमने शक्ति घटा दी, कितनी कर दी? 57.7%। ये डेल्टा डेल्टा ही तो था। एक एक फेज खराब हो गए तो क्या बन गए? वीवी। तो बताओगे निम्न विभव तो पहले ही था, शक्ति उच्च थी, वो शक्ति आपने घटा दी, अब शक्ति क्या हो गई? निम्न। तो निम्न विभव व निम्न शक्ति के लिए। आओ आओ आओ।
लेट हुआ है कि गलती से हो गया, क्या मामला है? गलती से आगे वीवी संयोजन बारिश का है। क्या हुआ? ने सुना ही नहीं दिया मुझे। अगला नाम लिखो भाई। टर्शियरी संयोजन। लफड़ा क्या है कि आपने आईटीएम लफड़ा ये है कि आप पढ़ते हिंदी में हो, टेक्निकल प्योर इंग्लिश में है, तो आपके साथ क्या है कि वो हेडिंग का ही लफड़ा आता है सबसे बड़ा। तो वो पूछा है तो पूछा क्या है, नाम क्या है, फिर आप बाहर आके कहते हो तो निमी में पूछ लिया था, निमी टप थी, पता नहीं चला। और मैं आज भी आपको कह दूं कि साथ में इंग्लिश के नाम तो आपको ध्यान रखने चाहिए, कोशिश यही रखनी है। इंग्लिश में जो नाम ध्यान रह जाएगा तो आप बच जाएंगे। अब ये सब किताबों में आपके टर्सरी लिखा हुआ है, ठीक है। एक परीक्षा में आया हुआ है, मैं नाम तो परीक्षा का भूल ही गया, आया हुआ है आप रामायण में या फर्स्ट या सेकंड में मिलेगा। तर्त्यक संयोजन, तर्त्यक संयोजन के बारे में पूछा था। कोई भी टर्सरी को तर्त्यक क्यों सोचेगा? सोच के देखो, नहीं सोचेगा कोई। टर्सरी सोचे अलग है ना संयोजन, और इसका नाम क्या था? तर्त्यक संयोजन। तर्त्यक संयोजन उन्होंने टर्सरी ऐसा था, साहित्य तक मैं स्पेलिंग में कंफर्म तो नहीं हूं बट यही होनी चाहिए। इसका गूगल ट्रांसलेशन में आई थिंक तर्त्यक आया था, और ये आपसे पूछा हुआ तर्त्यक संयोजन। उन्होंने टर्सरी इसको लिखा टर्शियरी, तो टर्शियरी इसको लिखा गया है। और TION सन होता ना राष्ट्र में, कोटेशन CAUTATION, तो TION को वैसे ही बोलते हैं, तो उसी वजह टर्शियरी कहला गया। अब इसका हिंदी हिंदी हो गया तर्त्यक। अब आपकी दिक्कत ये रहती है कि नाम ध्यान रहना चाहिए है कौन सा। एक तो 8 संयोजन है जो है, सबके दो दो नाम आ जाते हैं, और तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पे। टर्शियरी संयोजन ये होता है कि हमारे पास एक संयोजन है जिससे हम कहते हैं स्टार स्टार संयोजन। अभी डेल्टा डेल्टा संयोजन की प्रॉब्लम तो दूर कर दी थी, डेल्टा डेल्टा संयोजन की तो प्रॉब्लम दूर की थी। अभी एक फेज खराब हुआ था ना अभी उसका। चलो, अब इसमें क्या होता है कि न्यूट्रल बिंदु होता है। बताओ स्टार कनेक्शन होगा तो न्यूट्रल बिंदु होगा कि नहीं होगा? न्यूट्रल बिंदु क्या होता है कि अस्थिर होता है, अपनी जगह से थोड़ा खिसक जाता है। इसको स्थिर बनाए रखने के लिए इनके बीच में एक डेल्टा संयोजन किया जाता है। इनको स्थिर बनाए रखने के लिए इनके बीच में क्या संयोजन किया जाता है? डेल्टा। तो इनके बीच में डेल्टा संयोजन किया जाता है। तो ये हमारे पास कौन से संयोजन कहलाएगा? टर्सरी। तर्त्यक नाम इसलिए दिया गया, दो तो ये था, ये जो है वो बताओ कौन सा है, इसलिए इसको क्या कह दिया? तर्त्यक संयोजन, टर्सरी संयोजन, ठीक है। तो ये कहां होगा? स्टार स्टार संयोजन में न्यूट्रल बिंदु की अस्थिरता को रोकने के लिए स्टार स्टार संयोजन में न्यूट्रल बिंदु की अस्थिरता को रोकने के लिए हम कौन सा संयोजन करते हैं? टर्सरी संयोजन। इसमें दो स्टार के बीच एक डेल्टा बनता है कि नहीं है भाई? दो स्टार के बीच एक डेल्टा संयोजन,
इसमें वाइंडिंग कितनी है टोटल? 9। जिसमें 9 में से मुख्य तो कितनी है? 6। और तृतीय कितनी हो गई भाई? 3। ये तो जो है स्टार के कारण है, और ये किसके कारण आएगी? न्यूट्रल बिंदु की अस्थिरता को रोकने के लिए ही टर्सरी संयोजन का निर्माण किया जाता है। तो बीच में 2 स्टार के बीच में एक तीसरा भाई वाइंडिंग और जोड़ी ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तृतीयक। तृतीयक नाम ध्यान रखना, तृतीयक नाम को भूलना नहीं है। है वाइंडिंग कितनी है टोटल? 9। तो स्टार की कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 6 तो स्टार की और 3 किसकी है? डेल्टा की। ये 9 है तो 6 और 3 यही तो 9 है। स्टार 2 है, एक डेल्टा है, लिखा ना ये ऊपर। इसमें 2 स्टार के बीच एक डेल्टा संयोजन है, ठीक है ना। ये वाइंडिंग के बारे में चर्चा नहीं, इधर देखो वाइंडिंग है। ओके, अगला जो संयोजन है, हाँ वही आपका टीटी संयोजन। टीटी संयोजन का अन्य नाम क्या है भाई? स्कॉट संयोजन। और जो टीटी संयोजन क्या काम करता है? ये 3 फेज को किस में बदलता है भाई? ये 3 फेज को किस में बदलेगा? 2 फेज में। बात ठीक है। स्कॉट संयोजन है, ये 3 फेज को किस में बदलेगा भाई? 2 फेज में बदलेगा। चलो, तो ये संयोजन कौन सा है? टीटी संयोजन। अन्य नाम स्कॉट संयोजन। 3 फेज को 2 फेज में बदलता है। 2 फेज में 3 फेज को क्यों बदलते हैं? तो आप जानते हैं कि ऊष्मा सबसे ज्यादा उत्पन्न किस फेज पर होती है? 2 फेज पर। और पावर सबसे ज्यादा ट्रांसफर कितने पर होती है? 3 फेज पर। तो हमने जो उत्पादन किया वहां से जहां तक उपभोग लेना वहां तक कौन सा फेज आता है? 3। क्योंकि पावर ज्यादा ट्रांसफर किससे होती है? 3 फेज है। बट विद्युत भट्टियों पर काम करना है तो वहां उसमें ज्यादा चाहिए, तो 3 फेज को किस में बदलना पड़ेगा? 2 फेज में। इसलिए इसका उपयोग कहां होगा? विद्युत भट्टियों में।
विद्युत भट्टियों को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फर्नेस। भट्टी होगा, फर्नेस चिमनी। ठीक है, ठीक है। विद्युत भट्टी में काम लेते हैं 3 फेज को 2 फेज में। अब जैसे आपने 3 फेज थे, 3 फेज को किस में बदल दिया आपने? अब देखो क्या हुआ, 2 फेज का कोई अलग से ट्रांसफॉर्मर नहीं होता है, इसमें 2 सिंगल फेज के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। 2 फेज का उपयोग कैसे होता है कि इसमें 2 सिंगल फेज के ट्रांसफॉर्मर उपयोग में लिए जाते हैं। तीन फेज को 2 फेज में बदलने के लिए सिंगल फेज के 2 ट्रांसफॉर्मर काम में लेते हैं। सिंगल फेज के 2 ट्रांसफॉर्मर, 2 फेज का कोई ट्रांसफॉर्मर नहीं है। 3 फेज को 2 फेज में बदल दिया तो 2, एक फेज एक ट्रांसफॉर्मर, दूसरा फेज दूसरे में, तो दोनों ट्रांसफॉर्मर क्या है? सिंगल फेज के। अच्छा, जब 2 सिंगल फेज के ट्रांसफॉर्मर हैं, वो कौन से ट्रांसफॉर्मर हैं? एक है मुख्य ट्रांसफॉर्मर और दूसरा है टीजर ट्रांसफॉर्मर। एक मुख्य ट्रांसफॉर्मर होगा और दूसरा कौन सा होगा भाई? टीजर ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो एक होगा मुख्य ट्रांसफॉर्मर और दूसरा कौन सा होगा भाई? टीजर ट्रांसफॉर्मर। तो 3 फेज को 2 फेज में बदलना है, तो 2 फेज में बदलने के लिए सिंगल फेज के कितने ट्रांसफॉर्मर चाहिए? 2। तो मुख्य ट्रांसफॉर्मर और टीजर ट्रांसफॉर्मर। अब इसमें आपको सवाल क्या पूछे जाते हैं? वाइंडिंग कहां पर होती है? तो इसका वाइंडिंग में 2 प्रकार से ऑप्शन दिया जाता है। यहां तो लिखेगा मध्य में, यहां लिखेगा 50% पर। वाइंडिंग मध्य में या 50% पर होगी ना भाई। और इसमें क्या होगी भाई वाइंडिंग? बताओ कहां होगी? इसमें वाइंडिंग होगी 86.6%, या ऐसे लिख दो √3/2 गुणा। भाई आप 86.6 याद करके जाओ और वो दे दे बट्टा में, तो कितना होता है? √3/2। √3/2 86.6 तो होता है। अरे 1.732 में 2 का भाग दो, 0.866 आ रहा है, बस 86.6%। तो 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए हमारे पास टीटीएस संयोजन होता है, जिसका अन्य नाम स्कॉट संयोजन है। ये 3 फेज को 2 फेज में बदलता है, जिसका प्रयोग हम विद्युत भट्टियों के अंदर करते हैं। और यहाँ सिंगल फेज के कितने ट्रांसफॉर्मर होते हैं? 2 ट्रांसफॉर्मर, एक मुख्य ट्रांसफॉर्मर, दूसरा टीजर ट्रांसफॉर्मर। मुख्य ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग कहां पर होती है? 50% पर। यहाँ लिखा था मध्य में, यहाँ लिखा था सेंटर टेप, बात एक ही है सब। और दूसरे की टीजर की क्या होती है वाइंडिंग? कहां होती है? 86.6%, यानी √3/2 गुणा। क्लियर? तो ये तो है संयोजन। इस बीच में जो आया ना भाग में, यही संयोजन ही सबसे बड़ा है, काफी बड़ा संयोजन रह जाता है। और 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है, इसमें संयोजन है, और यही 3 फेज वाला ही उष्मा ज्यादा देगा। इसी उष्मा को शांत करने के लिए हमें शीतलन प्रणाली की आवश्यकता होगी, जिसके लिए हम तेल प्रयोग करेंगे। और वो तेल कौन सा है? खनिज तेल या फिर सिंथेटिक, आगे देखेंगे हम, ठीक है ना। मुख्य ट्रांसफॉर्मर 58% होती है। अरे 58% नहीं होती है, ये परसेंट मैंने बड़े ध्यान से लिखता हूं। 58% होती है ना, वो 57.7 की जगह आएगा, और वो होती है केवीए समता। और कौन सा संयोजन है वो?
वीवी, वीवी में क्या लिखा है 57.7%। उसकी जगह परीक्षा वाला कई बार 58 लिख देता है, वो लगभग 58% ही तो होता है। ये 50% होता है, इसका लिखता है यहां तो मध्य में लिखेगा, यहां 50% लिखेगा, यहां सेंटर टैप्ड लिखेगा। सेंटर का मतलब तो मध्यम होता है, तो यहां 50% का कोई लेना देना नहीं है। ट्रांसफॉर्मर स्टेप ओवर स्टेप डाउन ट्रांसफर दोनों में प्राइमरी फ्लक्स हमेशा सेकेंडरी से अधिक होगा या कम होगा, बताइए भाई। प्राइमरी फ्लक्स हमेशा सेकेंडरी से ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा ही होगा। प्राइमरी तो फ्लक्स उत्पन्न करेगा, तभी तो सेकेंडरी को काटेगा। यदि आदर्श ट्रांसफॉर्मर है तो बराबर है, और जितना आदर्शता से नीचा जाएगा उतना ही सेकेंडरी में फ्लक्स का मान क्या होगा? घटेगा। लिंकेज घटेगा, लीकेज बढ़ेगा। लिंकेज मतलब लिंक करने वाला, वो कम होगा, और लीक ज्यादा हो जाएगा, लीकेज ज्यादा हो जाएगा। तो प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स का मान क्या होना? ज्यादा। और सेकेंडरी का प्राइमरी का वैसे फ्लक्स है तो कॉमन फ्लक्स होता है। सेकेंडरी का प्राइमरी का फ्लक्स क्या माना जाता है? कॉमन फ्लक्स। बट यदि इस प्रकार का सवाल है तो प्राइमरी का ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है। बाकी फ्लक्स उनके बीच कॉमन होता है। काटेगा किसको? सेकेंडरी को। हो गया भाई। अब देखो कि ट्रांसफॉर्मर वर्गीकरण हो गए, बाकी है? हो गया? अरे बहुत बाकी है ना। रख रखाव के आधार पर इसको बड़े आराम से मैं लिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखते जाओ और समझते जाओ, कहीं पर भी आपको दिक्कत होनी नहीं है। बस ध्यान से देख। यदि ट्रांसफॉर्मर आपको मान लो कम आया है तो आपने घर पे कम पढ़ा है, बाकी ये इतना सेपरेट है कि कंफ्यूजन ज्यादा इसमें कहीं है ही नहीं। ठीक है। रख रखाव के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण, रख रखाव के आधार पर तो दो ही प्रकार का होता है, या तो इंडोर और दूसरा क्या है? आउटडोर। इंडोर कहां काम लेते हैं? कारखानों या अस्पताल में? कारखानों या अस्पताल में। मान लो कि वो बाहर है, बारिश आई, शॉर्ट सर्किट हुआ, लाइट गई। अब जब तक बारिश नहीं रुकेगी ट्रांसफॉर्मर के तो आप हाथ ही नहीं लगा पाओगे। तो ये है आउटडोर का नतीजा। इंडोर में यदि कुछ हुआ है तो वापस आप मरम्मत करके ठीक कर सकते हो। बाहर बारिश आ रही है 6 घंटे से 8 घंटे से, तो कारखाने का काम कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इसलिए कारखानों में कैसे रखा जाता है? इंडोर। हॉस्पिटल में इमरजेंसी ज्यादा रहती है, इसलिए यहां पर भी क्या रखते हैं? इंडोर। और बाकी जहां पर जैसी सुविधा वैसी रखी जाती है। सामान्यतः ट्रांसफॉर्मर कहां होते हैं? आउटडोर। चाहे स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो, सामान्यतः ट्यूबवेल पर ज्यादातर क्या रखते हैं? बाहर। बाहर रखते हो? ठीक है। गांव में भी कहाँ होता है? बाहर होता है। मतलब कॉमन है कि वह ठीक है, लाइट चली गई तो चली गई, आ जाएगी 2-4 घंटे में, कौन से मर रहे हैं, कौन सा ऐसा नुकसान हो रहा है। तो वहां क्या रखेंगे हम? आउटडोर। जहां पर यदि मान लो फॉल्ट होने के कारण बड़ा नुकसान हो रहा है तो वहां क्या रखेंगे? इंडोर। जब तक बड़े नुकसान की अंदेशा नहीं रहती तब तक हम इंडोर नहीं लगाते। कारखानों में लगाने का कारण है, जैसे मान लो एक कारखाना है, वहां पर 500 लोग काम करें या 400 लोग काम करें, सुबह गए ड्यूटी पर 8 बजे, 9 बजे फॉल्ट हो गया और बारिश आ रही है 10 घंटे से, मतलब 5 घंटे से 6 घंटे आती रही, पूरे दिन बैठ रहेगा, तो वो सेठ परेशान होगा कि सब बैठे हैं, बातें कर रहे हैं और इनको पैसे भी देने, आज आए हुए तो है ही। तो वो इससे पहले इसको ट्रांसफॉर्मर को क्या रखेगा? इंडोर। क्या इतना खर्चा तो इसे इंडोर रखने में नहीं लगेगा, इंडोर रख लेते हैं, डेली डेली का झंझट नहीं रहेगा। तो कारखानों या अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं जहां भी मान लो कुछ भी हो तो वहां सब इंडोर रहता है। कारखाना अस्पताल विशेष रूप से रखना।
दूसरा होता है समता के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। समता के आधार पर ट्रांसफॉर्मर होते हैं दो प्रकार। कौन सा होता है भाई? एक होता है पावर ट्रांसफॉर्मर, और दूसरा होता है वितरण, यानी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसे वितरण ही कहोगे, वो होता है वितरण ट्रांसफॉर्मर। सामान्यतः ऐसे कहा जाता है कि 2000 केवीए की क्षमता तक के किस्म होते हैं भाई? दो हजार केवीए तक की क्षमता के किस्म होते हैं वितरण। ठीक है। अच्छा, स्टेप अप प्रकार का है कि स्टेप डाउन प्रकार का? अरे स्टेप डाउन प्रकार का। वितरण कार्य में उपयोग। सवाल आता है 500 केवीए का कौन सा है वितरण? आया हुआ 500 केवीए का ही है, कौन सा है वितरण? अब पावर ट्रांसफॉर्मर में ऐसा है कि किताबों में यह लिखा जाता है 2000 केवीए से 15000 केवीए। तो मैं कहता हूं 2000 केवीए से अधिक वाला सारा पावर ही है। जहां तक वो आपका ट्रांसफॉर्मर बन रहा है वो सारा का सारा क्या है? पावर ही है। सामान्यतः स्टेप अप प्रकार का होता है। पारेषण के लिए उपयोग लेते हैं। अपने गांव में पावर ट्रांसफॉर्मर लगा है, वितरण लगा हुआ है? वितरण लगा, बस इतना बहुत है। हैं? ये अच्छा, सामान्यतः ट्रांसफॉर्मर सारे आउटडोर ही होते हैं, ऐसा लिख लो। सामान्यतः इनको छोड़ के सब आउटडोर ही है। हाँ, जहां भी काम लेते हैं सामान्य प्रयोग के लिए, ऐसा लिख देता हूं भाई। सामान्य उपयोग हेतु बताओ कैसे लगोगे? तो आउटडोर। अच्छा, वितरण ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं वो पूर्ण क्षमता की 50% क्षमता के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। ये पूर्ण क्षमता की, पूर्ण लोड की
100% पे डिजाइन करता है, पावर है, स्टेप अप है, बहुत पीछे से आ रही है पावर, तो इसको 50 पर नहीं कर सकते हैं। लेकिन वितरण ट्रांसफॉर्मर 50% क्षमता के अनुसार डिजाइन किए जाते हैं। इसका कारण मुझे समझ में नहीं आया। आपको किसी को आया तो बता दो। है अंतर बताइए, इंडोर आउटडोर। अंतर अंतर क्या होता है इंडोर आउटडोर? अंदर रख दो इंडोर हो जाएगा, उसी ट्रांसफॉर्मर को बाहर ले जाकर रख दो आउटडोर बन जाएगा। इंडोर आउटडोर समझा दिया, इतना ही होता है, नाम मैंने लिखा दिया बस, बाकी तो सवाल तो पूछा भी नहीं है उन्होंने कभी, बस बता दिया, ठीक है। हाँ, ये 50% क्षमता पर क्यों होता है? आपने एक सुना क्या नाम है, एक मापक यंत्र होता है अधिकतम केवीए सूचक मापक यंत्र, अधिकतम केवीए सूचक मापक यंत्र, ऐसे नाम सुना? नहीं सुना? आपके जीवन में है बड़ी शांति, ज्यादा ने कुछ सुन रखा, नहीं कोई लफड़ा। अधिकतम, अब सुन लो थोड़ा सा ध्यान से, मैं समझा देता हूँ, वो 50% का कारण आ जाएगा। अधिकतम केवीए सूचक मापक यंत्र ये होता है कि आपके मान लो गांव या ढाणी के अंदर ट्रांसफॉर्मर लगाना है, तो जो ट्रांसफॉर्मर लगाने से पहले बिजली विभाग की टीम आएगी, वो कहेगी कि अच्छा अब आपके ट्रांसफॉर्मर पहले जल गए, आपको दूसरा लगाना है या नया लगाना है या लोड कन्वर्ट कराना है, लोड बदलना, जो भी कार्य करवाना है, तो वो कहेगा आपके घर में जितना भी, एक लाएंगे ट्रायल वाला, वो अधिकतम केवीए सूचक मापक यंत्र लेंगे, कहेंगे जितना भी लोड है सबको चालू कर दो, लाइटें सारी चालू कर दो, पंखे सारे चालू कर दो, मिक्सी भी चालू कर दो, टीवी भी चला लो, फ्रिज भी चला लो, और कूलर है तो कूलर चलाओ, जो है चक्की है तो चक्की चलाओ, जो लोड है उस सभी लोड को चलाओ। और सभी लोड को चलाया चलाया तो मान लो वहां निकला 2000 केवीए, तो उन्होंने कहा ओके 1000 केवीए का ट्रांसफॉर्मर सेक्शन कर दो इसको, क्योंकि उनको पता है कि सारे तुम एक साथ चलाना नहीं। ये तो हमने आज हिम्मत करके सबको कहा है कि सारे चलाओ, और वो 30 मिनट में उसका माप लिया जाता है, 30 मिनट तक उसको मापन लिया जाता है। अधिकतम केवीए सूचक मापक यंत्र का टाइम पीरियड सूचना का कितना होता है? 30 मिनट होता है, 30 मिनट मापा जाता है। फिर उसके अनुसार वो किसका क्या ले लेते हैं, वो कहते हैं कि अब है ना इसका 50% लोड, कि भाई आप यदि कभी लाइटें जलाओगे तो कभी पंखा जलाओगे, सारे कमरे की एक साथ लाइटें, एक साथ पंखे, और सभी घर वाले, पूरी ढाणी वाले सभी एक साथ मिक्सियां चालू नहीं करोगे। जब इतना सभी एक साथ चालू नहीं करोगे तो हम पूरा 100% लोड क्यों दें आपको? आपका तो इतना काम ही नहीं आना। उन्होंने मतलब सर्वे के द्वारा पहले पता कराया था, सामान्यतः 50% ही काम आता है, तो इसलिए ये पूर्ण लोड की क्षमता का कितना परसेंट तक करते हैं? 50%। कारण इसका ये होता है। तो पूर्ण लोड का कहना, पूर्ण लोड मतलब जो भी लोड वहां पर है सारा लोड जोड़ दो, उसका 50% लोड पर आपको ट्रांसफॉर्मर अलॉट किया जाता है। लेकिन पावर ट्रांसफॉर्मर है वो तो आपके बहुत पीछे से सप्लाई आती है, वो आगे की जितना लोड यूज हो रहा है जीएसएस आपको बताएगा कि भाई इस जीएसएस का उपभोग कितना है, तो जीएसएस का जितना उपभोग है भेजेगा आगे। 50% वाला तो जीएसएस काम करता है, ये तो जीएसएस तक बस फ्री है, जनरली तो ग्रिड स्टेशन तक भेजना होता है इसको, लास्ट है जीएसएस तक, ग्रिड सब स्टेशन तक। सबसे पहले क्या होता है उत्पादन के अंदर, वहां स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आ गया, वहां से जाएगा ग्रिड स्टेशन में, यही जाता ना, जीएस कहते हैं जिसे, ग्रिड स्टेशन। ग्रिड स्टेशन किसे कहते हैं? उसके बाद जीएस है तो ग्रिड सब स्टेशन है, यानी उससे भी छोटा है। ग्रिड स्टेशन ये कहते हैं वह केंद्र जहां पर दो से अधिक उत्पादन केंद्रों से सप्लाई आ रही है। जैसे मान लो जयपुर में एक उन्होंने जीएस बनाया, ग्रिड स्टेशन बनाया, वहां राउत भाटा कोटा से आ रही है विद्युत सप्लाई, तो वहां पर एक सूरतगढ़ से भी लाइन आएगी, एक छबड़ा परियोजना वहां से भी लाइन आएगी। वो इसलिए 2-3 लाइन लेते हैं कि यदि मान लो राउत भाटा कोटा वाली लाइन फॉल्ट हो गई, मेन लाइन ही फॉल्ट हो गई, तो क्या जयपुर अंधेरे में बैठा रहेगा? तो ग्रिड स्टेशन कहेंगे हम उस समय तय कर लेंगे कि भाई इनको उस लाइन को डिस्कनेक्ट कर दो और सूरतगढ़ वाली इकाई को जोड़ दो। तो तब तक ये क्या करते हैं, तीनों से थोड़ी थोड़ी सप्लाई लेते रहते हैं। वो कहते हैं ना भाई एक आदमी की 24 घंटे ड्यूटी करनी, तो वो 3 आदमी लगा देते हैं 8-8 घंटे की ड्यूटी। तो इस हिसाब से कि वो ये कर देते हैं राउत भाटा कोटा से इतना मेगावाट लेंगे पावर,
इनसे इतना मेगावाट लेंगे, इससे इतना मेगावाट लेंगे। यदि कोई इकाई बंद हो गई, फॉल्ट हो गई, खराब हो गई, तो उस इकाई की जगह दूसरे को वितरित कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, ग्रिड स्टेशन। भाई पारेषण लाइन भी तो फॉल्ट हो सकती है ना कभी भी, तो इसलिए पूरा शहर अंधेरे में नहीं डूबे। एक आपको यदि मतलब आप तो क्या ध्यान रखे होंगे, 2013 के आसपास एक मामला हुआ था जिसमें ब्लैकआउट हुआ था। 2013 में 7 राज्यों में विद्युत सप्लाई एकदम ठप हो गई थी। क्यों हुआ था पता है? क्यों नहीं, आपके कारण ही तो हुआ था। उसमें अखिलेश यादव था ना, शायद तक उन्होंने कुछ किया था पावर स्टेशन पे। उन्होंने पावर स्टेशन पे एक साथ अत्यधिक लोड चालू कर दिया था, जिससे वो जो उत्पादन केंद्र है ना वो फॉल्ट हो गए थे। रात को 9-10 बजे की बात थी शायद तक, ऐसी कुछ बात थी। तो फिर वो 1-2 दिन तक पूरा मामला सेटल नहीं हुआ, 1-2 दिन बाद पूरा मामला सेटल हुआ था। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये मतलब बहुत सारे उधर वाले इलाके प्रभावित हुए थे, काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। तो इसलिए आपको पता होगा, तो एक जब लॉकडाउन था, मैं ये इलेक्ट्रिकल से संबंध है इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट ही रहे। लॉकडाउन था तो एक था कि मोदी जी ने कहा वो दिए जलाने हैं, कभी थाली बजानी है, ऐसा काम करवा रहे थे ना। तो पहले थाली वाला कार्यक्रम हो गया था उसके बाद लाइट वाला कार्यक्रम आया था, ऐसा आया था ना कि सभी दिए जलाएंगे, लाइट ऑन करेंगे नहीं, लाइट ऑफ करेंगे और दिए जलाएंगे। हाँ ये सही था। और उसके बाद में पता नहीं वो आधे घंटे का था प्रोसेस, ऐसा कुछ था। उसके बाद सभी लाइटें एक साथ वापस ऑन कर दी जाएगी, है ना। तो यदि आप इलेक्ट्रिकल में थोड़ी सी रुचि रखते हैं तो उस समय बहुत ज्यादा आया था कि इस समय यदि मान लो वापस सभी लाइटें ऑन करेंगे, सभी पावर सप्लाई अपने घर में ऑन करेंगे, तो पावर प्लांट पर लोड इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि पावर प्लांट फेल हो सकता है। ऐसे बहुत सारी सूचना चली थी, बहुत अत्यधिक चली थी, काफी ज्यादा चली थी। तो उसका फिर गवर्नमेंट ने साइड में तोड़ भी निकाला था, कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, जनता को तो यही कहा गया था। लेकिन बाकी तोड़ ये निकाला, कारखानों वगैरह सबको सूचना दी गई थी कि तुम लाइट चालू ही रखना, तुम बंद मत कर देना इनके चक्रों में। तुम सारे बंद कर दोगे, सारी सप्लाई जीरो पे ले आओगे, तो आपको यही कहा गया था लाइटें बंद रखनी है, फ्रिज व्रिज बंद नहीं करने, ऐसा है ना। वापस आपने ध्यान नहीं दिया होगा, यदि इलेक्ट्रिकल में थोड़ी बहुत रुचि रखते तो उसमें ध्यान देते। ग्रिड स्टेशन फेल की बात चल रही थी, यदि सभी लाइटें और सभी पावर सप्लाई एक साथ ऑन की जाएगी तो पावर प्लांट है या ग्रिड स्टेशन इतना सारा लोड नहीं ले पाएगा, उसमें वो फॉल्ट हो सकता है, फेल हो सकता है। तो ये इसीलिए बताया जाता है। तो ध्यान रख, पावर ट्रांसफॉर्मर कितने परसेंट लोड पर बनेगा, 100%, और ये कितने पर है, 50%। तो उस समय आपको ये था फ्रिज व्रिज बंद नहीं करें, केवल लाइट बंद करें, क्योंकि ताकि पूरा पावर प्लांट ठप नहीं जाए। ऐसी को संचित तो कर नहीं सकते, चल रही थी चल रही थी चल रही थी, अचानक से जैसे ही ऑन करते हो, तो आप तो कह रहे हो विद्युत सप्लाई चल रही थी, ऑन करने में क्या दिक्कत है, ऑन करने में पावर फैक्टर की दिक्कत है। अब थोड़े थोड़े जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल में आगे जाओगे पावर फैक्टर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। आजकल गवर्नमेंट ये कर रही है, आपने यदि कोई इंडस्ट्री खोली है तो पहले तो इंस्पेक्शन होगा उसका, तभी आपको ट्रांसफॉर्मर जारी किया जाएगा। इंस्पेक्शन में आपकी मशीनें होती है, वो उसके 0.9 से पावर फैक्टर उसका ज्यादा होना चाहिए, 3 फेज मशीन होगा, उसी का इंस्पेक्शन होता है ना। और उसको केवल इंडस्ट्रियल एरिया में लगा सकते हैं, ऐसा होती नहीं। उसमें यदि मान लो आपकी मशीनें पावर फैक्टर को बार बार तोड़ रही है, तो महीने में जब बिल आएगा ना तो उसमें पावर फैक्टर की पेनल्टी साथ में आती है, पेनल्टी लगती है, जो कई इंडस्ट्री के 5,000 10,000 महीने की पेनल्टी लगती है। तो अब एयर पावर फैक्टर मीटर आता है काफी बड़ा, वो लगा देते हैं, वो पावर फैक्टर को मेंटेन करता है, उसका कार्य है पावर फैक्टर को, ताकि वो कहते हैं इसका 40,000 लगना है, ये 5-7 महीने में ले जाएंगे 40,000 तो आजकल विद्युत के साथ सारे प्रयोग रहते हैं ना, इसलिए ध्यान रखना है आपको। चलो ठीक है, रख रखाव आधार पर ट्रांसफॉर्मर वर्गीकरण, क्षमता के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। इसके बाद में अगला हमारे पास क्या आएगा, शीतलन प्रणाली के आधार पर, हाँ कर लेते हैं। फिर एक रखा मापक यंत्र के आधार पर, सीटी और पीटी, वो आपको ध्यान में है। पहले शीतलन प्रणाली के आधार पर कर लेते हैं।
शीतलन प्रणाली के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। जिसमें पहला है प्राकृतिक रूप से शीतलन। इनका जनरली चीजें पूछी नहीं जाती, सवाल तो दो ही पूछे जाते हैं। पहला है प्राकृतिक रूप से शीतलन। इसका मतलब है कि आप टेंशन मत लो, ये खुद ही ठंडा हो जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अलग से कुछ भी क्रिया नहीं करानी है। तो अलग से क्रिया नहीं करानी तो क्या कहेगा कि ट्रांसफॉर्मर का आकार क्या कर लो, बड़ा। तो ट्रांसफॉर्मर जब क्रिया करेगा, ट्रांसफॉर्मर जब क्रिया करेगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। ट्रांसफॉर्मर यदि क्रिया करेगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? होगी। यदि ट्रांसफॉर्मर का आकार बड़ा होगा तो ऊष्मा का फैलाव क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो मतलब है कि वाइंडिंग जलने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम। और यदि वो आकार में छोटा होगा तो वहीं पर ऊष्मा ज्यादा हो जाएगी, तो उसके वाइंडिंग जलने के चांसेस ज्यादा। तो आकार में क्या कर दो? बड़ा। फिर ऊष्मा को बाहर निकालना है तो ट्रांसफॉर्मर के चारों ओर क्या कर दो? डक्ट। डक्ट यानी कि छिद्र किए जाते हैं। ट्रांसफॉर्मर के चारों ओर क्या होते हैं भाई? डक्ट यानी कि छिद्र किए जाते हैं। ओके। तो पहला है प्राकृतिक रूप से शीतलन। तो बड़ा बना तो आकार में, और ये कम क्षमता के होते हैं। कितने क्षमता तक होते हैं? नहीं, मुझे मान याद नहीं है। 20 केवी तक होते हैं ना, ये 20 केवी तक कम क्षमता के होते हैं। हैं? ओके। तो प्राकृतिक रूप से शीतलन वाले ट्रांसफॉर्मर में हमने केवल वाइंडिंग ही लगाई है। हमने उसमें न तो तेल डाला है, न वायु दाब किया है, न कोई दूसरी क्रिया की है। हमने कहा कि भाई ये देखो कि कोई कार्य वारित होगा नहीं, ऐसा करो कि इसके चारों ओर छोटे छोटे छिद्र कर दो और वाइंडिंग को थोड़ा थोड़ा दूर कर दो और आकार में क्या बना दो? बड़ा। क्षमता तो कम है लेकिन आकार क्या हो गया? बड़ा। आकार बड़ा होगा तो ऊष्मा को फैलाव की जगह मिल जाएगी, और छिद्र करने से क्या होगा? अंदर ठंडी हवा आएगी तो गर्म हवा को बाहर ले जाएगी। भाई हवा आर पार होनी चाहिए ना। आप यदि कमरे में कूलर लगाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि इधर कूलर लगाओ तो सामने वाले खिड़की खोल दें ताकि ठंडी हवा आए। नहीं करते ऐसा। तो ऐसा करते हैं कि एक ही खिड़की है, सब गेट बंद कर दो, उसी में लगा दो कूलर, तो हवा आएगी जाएगी कहां वापस? जब गर्म हवा बाहर निकलेगी तभी तो ठंडी हवा आएगी। कूलर तो यही प्रोसेस करता है ना भाई। तो आपको भी यहाँ पर ये डक्ट इसलिए कराया जाता है कि बाहर से ठंडी हवा आएगी तो गर्म हवा बाहर निकल जाएगी। तो चारों डक्ट कर दिया जाता है भाई, किधर से भी हवा है तो दूसरी तरफ से गर्म हवा को क्या ले जाएगी? बाहर। इस दरमियान क्या होता है कि बीच में जब वायु आती है तो वायु में नमी भी होती है। वायु में नमी होने के कारण थोड़ी बहुत स्पार्क की संभावना होती है। कम क्षमता का होते हैं, दूर दूर बना दिए जाते हैं, इतनी ज्यादा तो नहीं होती है। फिर भी यदि ज्यादा क्षमता का उसको बना दिया जाएगा, अधिक क्षमता का, तो स्पार्किंग क्या हो जाएगी? ज्यादा, वो नुकसान करेगी। इसलिए केवल कम केवी क्षमता तक के बनाते हैं। एक चलो उसमें टॉपिक में तो आएगा नहीं, बट साइड में चीज याद आ गई, मैं अभी लिखा देता हूं आपको, फिर मैं वापस भूल जाऊंगा। ट्रांसफॉर्मर के पास से निकलते हैं तो वो आवाज करता है। तो मेरा सवाल ये है कि आवाज क्यों करता है? हैं? वाइंडिंग के ढीले होने से? मुझे नहीं पता।
ट्रांसफॉर्मर की आवाज कैसी आती है? हमिंग। हमिंग। यहाँ ध्वनि कौन सी आती है? हम। कोरोना इफेक्ट में ध्वनि कौन सी आती है? हिसिंग। कोरोना इफेक्ट में जो ध्वनि आती है ना, वो ध्वनि हिसिंग होती है। आवाज की जगह लिख दो ध्वनि लिख देते हैं, हमिंग ध्वनि होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। कम लोड के कारण, लोड खपत कम हो रही है ना, तो कम लोड के समय मैग्नेटोस्ट्रिक्शन प्रभाव ज्यादा हो जाता है। इस कारण ध्वनि कौन सी आती है? हमिंग ध्वनि। तो आपको परीक्षा में हमिंग लिखें या हम लिखें? तो बेटा खंबे के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन तुझे पता नहीं, तेरा शरीर इतना विशाल का है कि दोनों तरफ से दिखता है। इधर से भी खंबे नजर आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, और अपने आप को एक खंबे के पीछे छुपा हुआ मान रहा है। तो मान रहा है, जो मान रहा है उसको परेशान और कर रहा है। हाँ, ट्रांसफॉर्मर में ध्वनि कैसी होती है? हमिंग। कौन सा प्रभाव होता है? मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। दोनों सवाल है। तीसरा किस कारण होता है? कम लोड के कारण इस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। आप ध्यान से लिख लेना, तीनों सवाल है, तीनों ही सवाल ही है सीधे पूछे हुए। कोरोना इफेक्ट के समय जो आवाज आती है वो हिसिंग होती है, क्योंकि हमिंग जब ऑप्शन देगा तो हिसिंग भी देगा। तो हिसिंग क्या कौन सा होता है? कोरोना इफेक्ट के टाइम। हमिंग में देखो कि वाइब्रेशन है। हमिंग बोलोगे नहीं, तो हमिंग जब बोलोगे तो वाइब्रेशन है, शब्द ऐसे बनाए गए हैं। हिसिंग बोलोगे तो कोई वाइब्रेशन नहीं है, सरसराहट है। तो तार के नीचे से गुजरोगे तो वहां आवाज सरसराहट वाली आएगी, और ट्रांसफॉर्मर के पास से गुजरोगे तो वहां कंपन वाली आवाज आएगी, वाइब्रेशन वाली आएगी। ऐसे याद रखना, नहीं तो हमिंग और हिसिंग में कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ शीश कर लो। अरे स्वर व्यंजन बनाए इसी हिसाब से गए ना, ताकि शब्दों का पहचान आराम से हो जाए। तो हमिंग में वाइब्रेशन रहेगा और हिसिंग में सरसराहट रहेगी। और जैसे आप तार के नीचे से गुजरेंगे तो आपको सरसराहट सी आवाज आती है, और आप ट्रांसफॉर्मर के पास से गुजरते हैं तो वाइब्रेशन की आवाज रहती है। ये फर्क है, ठीक है। पहला लिख दिया प्राकृतिक रूप से शीतलन, दूसरा लिख दो जल द्वारा शीतलन, कि भाई ट्रांसफॉर्मर है, ऐसे ये ठंडा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो पानी छिड़को इसके ऊपर। ये है ना वे जल द्वारा शीतलन। बुक में 15 केवी, 15 या 20 केवी होता है जनरली। हाँ, जल द्वारा शीतलन में आप क्या करेंगे? देखो कि आप देखते थे गांव में गेहूं पीसने की पहले चक्की होती थी, इंजन वाली, डीजल इंजन, या उसमें भरते तो केरोसिन ही थे, वो डीजल इंजन वाली थी ना। तो उसमें आप देखते पानी ऐसे राउंड में घूम के आता था, बाहर होद में पानी वापस गिरता था। ऐसे आपने गांव में क्रिया देखी होगी। नहीं देखी? तो आपका यहाँ तो गांव बहुत बैकवर्ड था और यह बहुत फॉरवर्ड था। भाई दोनों में कोई सा भी हो सकता है, क्या पता आपके गांव में जल्दी इलेक्ट्रिक वाली आ गई। तो इलेक्ट्रिक भरोसे उसमें गांव में रहते नहीं थे, क्योंकि गांव में लाइट आती थी 6 घंटे। आप आजकल तो 20 घंटे 22 घंटे कर दी, पहले गांव में लाइट आती थी 6 घंटे। जब ट्यूबवेल वालों को दी जाती तभी साथ में आती थी। वो तो इससे पिछली वाली वसुंधरा सरकार थी ना, वो जब आई थी तो उन्होंने एक नियम किया था कि आज से अब गाँव में भी आएगी 24 घंटे लाइट है। तो ये तो 10-15 साल पहले की, 10-12 साल पहले। फिर उन्होंने कुछ गाँव में किया था, तो 24 घंटे में जब किया तो उनके 20-22 घंटे आने लगी थी। ऐसा ही हुआ ना। तो उन्होंने फिर सिंगल फेज में लाइट देना शुरू किए, ऐसा कुछ ऊपर नीचे किए, अलग अलग कनेक्शन वापस निकाले, चेंजेस किए थे सब कुछ। हाँ, अपन आओ जल द्वारा शीतलन में।
उसमें क्या, जब डीजल इंजन चलता है तो इंजन हो जाता है गर्म, तो इंजन ज्यादा गर्म होने के कारण उसकी वाइंडिंग जल नहीं जाए, इसलिए उसके पास से पानी की पाइप होती थी, उसमें से पानी गुजरता था। क्योंकि जैसे इंजन गर्म होगा तो पाइप गर्म होगी, पाइप गर्म होगी तो पानी जाएगा, तो पानी गर्म होगा और गर्मी को क्या लेके जाएगा, बाहर, और वापस पीछे से ठंडा पानी जाता जाएगा, तो जितनी भी गर्मी उत्पन्न होगी उसको बाहर ले जाएगा। तो इसलिए इंजन का टेम्परेचर 50, 60, 70 से ज्यादा जाता नहीं था। यदि इसे और ज्यादा चला जाएगा तो वाइंडिंग के जलने का खतरा न हो, इसलिए जल द्वारा शीतलन प्रणाली को काम में लिया जाता है। ट्रांसफॉर्मर में जल द्वारा शीतलन प्रणाली को तब काम में लिया जाता है कि इसमें भी अंदर से टेढ़ी मेढ़ी पाइपें गुजार दी जाती है, इसके अंदर से टेढ़ी मेढ़ी पाइपें गुजार दी जाती है। तो एक पाइप में एक तरफ से ठंडा पानी गया और वो पाइप गुजर के अंदर से ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, मान लो अंदर तो उसमें उत्पन्न हुई है, तो वो पाइप गर्म होगी, पाइप गर्म होगी तो पानी क्या होगा, गर्म, और वो पानी गर्म होगा तो गर्मी को क्या ले जाएगा, बाहर। तो इस प्रकार का क्रिया करता रहेगा। सामान्यतः जल द्वारा शीतलन प्रणाली हम काम में लेते नहीं है, फिर भी ये जीएसएस पर काम में ली जा सकती है? हाँ, ये जीएसएस पर काम में ली जा सकती है। लिख लो, हेडिंग लिखो, जल द्वारा शीतलन लिखो। 500 केवीए तक के ट्रांसफॉर्मर में उपयोग एक होती है वायु दाब द्वारा शीतलन, एक होती है वायु दाब द्वारा शीतलन। ठीक है भाई, चलो। वायु दाब में क्या होता है, ब्लोअर फैन लगा दिया जाता है, पंखा। ब्लोअर फैन का मतलब है वायु को दाब के साथ भेजा जाना, जैसे होता है ना एग्जॉस्ट फैन, तो दाब के साथ फेंकते ना, तो ब्लोअर फैन क्या होता है कि वायु को ज्यादा प्रेशर के साथ भेजेगा तो वहां की गर्म हवा को वो आगे ले जाएगा, तो वहां क्या हो जाएगी, ठंडी हवा। तो ये वायु दाब द्वारा शीतलन है। सामान्यतः इसका भी प्रयोग हम नहीं करते हैं। क्लियर है ना भाई? पंखा लगा दो ट्रांसफॉर्मर के, उसमें होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर चारों ओर छिद्र, फिर लगा दो एक तरफ पंखा, पंखा देगा तेज हवा, तेज हवा देगा तो अंदर की उसमें क्या निकल जाएगी, बाहर, बस वायु के दाब द्वारा ठंडा कर दिया। यही हुआ ना भाई? अरे आजकल टेक्नोलॉजी में काफी परिवर्तन आ रहा है। आजकल तो पंखे भी ऐसे आ गए हैं जो उसमें भी पानी की टंकी आती है। आप जाना मार्केट में नए पंखे आए हैं जो यहाँ स्टैंड वाले पंखे ना, बड़े बड़े, इसके नीचे एक पानी की टंकी लगती है 2 लीटर 3 लीटर की। वो कहते हैं ये 3 लीटर ना पूरी रात चलेगा आपके। आप है ना अपने घर में छत पर सो, ये पंखा लगा लो, ठंडी ठंडी हवा देगा। नहीं तो रात को अपने क्या है, यहाँ पर तो रात को 10-11 बजे तक तो गर्म हवा आती है, पंखा भी लगा लोगे तो क्या होगा। तो वो पंखा भी नए आए हैं, तो उसमें क्या होगा, वो बूंद 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 गिराता रहता है, फिर वो दाब के साथ हवा देता है तो पानी बिखर जाता है, तो आपके मुंह पर छोटे मोटे छींटे पड़ते रहते हैं। ऐसा ही तो है, और तो क्या होगा उसमें, और तो क्या टेक्नोलॉजी सिंपल सी है, यही है, एक छोटी नीचे टंकी देते हैं वो आजकल है। नहीं, पंखे बहुत तरह का, आप तो इलेक्ट्रिकल को आपको को ध्यान रखना चाहिए, और जयपुर में तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जयपुर में तो आजकल क्या है कि लोग जो बड़े मकान बनाते हैं ना, वो 1-1 लाख रुपए तक के पंखे लगाते हैं। मार्केट में आते हैं 1-1 लाख रुपए, मतलब 1 लाख से ऊपर के भी आते हैं।
1 लाख तक का तो मैंने देखा, उसके ना वो ये ब्लेड है वो समेट ली जाती है। जैसे आप चालू करो रिमोट से चलता है वो, फिर वो ब्लेड ऐसे खुलती है, फिर हवा देती है। हवा तो थोड़ी सी ही देती है, जो हवा ढूंढने जाओगे वो तो मिलेगी नहीं उसमें। उसमें लाइटें बहुत, मतलब अलग अलग कलर, कैसा कलर, रेड कलर की, लो रेड कलर, मतलब ऐसा है। बस वो साउंड नहीं करता, आवाज नहीं करता है, बहुत साइलेंट आते हैं, बहुत ज्यादा साइलेंट। हाँ एस है। आप इलेक्ट्रिशियन का आपको ध्यान रहना चाहिए ना, मैं तो ये कह रहा हूं। मैंने मैंने एक पंखा ऐसे देखा है, पंखा ऐसे खुद घूमेगा, उसके 3 ब्लेड है ना, तो 3 ब्लेड हैं, और ब्लेड की नोब पर वापस 3 ब्लेड हैं, जो उसके साथ साथ धीरे धीरे ऐसे ऐसे और घूमेगी। मतलब एक तो होती है कोयल, एक कुंडली कर्त कोयल, को कोयल में भी कोयल है ना। तो ऐसा है कि एक तो पंखा वो तीन तीन ब्लेड तो ऐसे घूमती है, उसके साथ में भी एक और लगा होता पॉइंट, और उसमें 3 ब्लेड है और है, वो ऐसे ऐसे घूमती है, उस वो साथ साथ चलता है ना। तो मतलब टोटल उसमें 9 ब्लेड लगी होती है, 9 तो वे छोटी हुई, 3 बड़ी। ऐसे पंखे आने लगे। और आते जो आते हैं वो थोड़ी देर में, आप यदि 2-4 वो बटन दबाते हैं, बटन देते हैं, वो समेट और लिए जाते हैं। चलो हाँ आते हैं भाई पंखे आते हैं, आप देखोगे तो पता चलेगा, मैं तो आपको बता ही सकता हूँ। तेल द्वारा शीतलन, यही है सब कुछ। परीक्षा का सवाल इसी में पड़ा है, तो इसलिए आराम से इसको देखना है। जो हमारे पास यहाँ पर तेल या ऑयल काम में लिया जाता है, वो 2 प्रकार का होता है। या तो होगा वो खनिज तेल, और खनिज तेल को क्या कहते हैं, मिनरल ऑयल। खनिज का मतलब तो मिनरल ही होता है। और दूसरा होता है सिंथेटिक तेल। तो एक तो होता है खनिज तेल, और दूसरा होता है सिंथेटिक तेल। बात ठीक है। जो सिंथेटिक तेल है वो 2 चीजों से मिलके बनता है, हाइड्रोकार्बन तथा सिलिकॉन का मिश्रण। आप ध्यान से सुनना हर चीज को, सवाल यही है। ये बीच में तो थोड़े से पॉइंट आ गए जहां सवाल तो नहीं बनता, लेकिन पढ़ना पड़ता है। हाइड्रोकार्बन और सिलिकॉन का मिश्रण। सामान्यतः आप जितने भी ट्रांसफॉर्मर देखते तो उसमें तेल ही तो भरा हुआ होता है। जल द्वारा प्रणाली काम में ली जाती है ना, उसमें भी तेल भरा हुआ है, उसके अंदर और पाइपें लगा दी जाती है, ताकि तेल गर्म होगा, पाइप गर्म होगी, पाइप गर्म होगी तो उसमें बाहर लेंगे, ज्यादा क्षमता तक काम करा लो। हाइड्रोकार्बन प्लस सिलिकॉन का। ये जो सिंथेटिक तेल है ना, ये महंगा काफी होता है, और ये होता है सस्ता। सस्ता है तो सामान्यतः इसी का प्रयोग है। सामान्यतः किसका प्रयोग लेंगे भाई, सस्ते का। और ये जो महंगा है, इस कारण इसका उपयोग सुरंग में किया जाता है। एक ही सवाल है, बताइए सुरंग ट्रांसफॉर्मर में कौन सा तेल का प्रयोग किया जाता है, सिंथेटिक। तो पहले तो तेल के 2 प्रकार आपको समझ में आ गए। अब जो तेल है इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है ना भाई, ठीक है। इसका फ्लैश पॉइंट, प्रज्वलन बिंदु, अरे मैं कोई पॉइंट भूल भी जाऊं तो बता देना भाई। प्रज्वलन बिंदु कितना होता है, 140 डिग्री सेल्सियस। प्रज्वलन बिंदु अलग होता है, ज्वलन बिंदु अलग होता है। प्रज्वलन इग्निशन पॉइंट और ज्वलन फायर पॉइंट, ये इग्निशन कह दो या फ्लैश पॉइंट कह दो, फ्लैश में फायर में फर्क है।
फ्लैश पॉइंट वह बिंदु जहां पर चिंगारी निकलने की संभावना आती है, वो बिंदु कौन सा कहलाता है? फ्लैश पॉइंट। जहां ईंधन का जलना प्रारंभ होता है उसको कहते हैं फायर पॉइंट। तो पहले चिंगारी निकलेगी फिर जलेगा, तो पहले क्या आएगा? फ्लैश पॉइंट, फिर क्या आएगा? फायर पॉइंट। हम जो बात करते हैं कौन सा पॉइंट है? फ्लैश पॉइंट। कौन सा पॉइंट होता है? फ्लैश पॉइंट। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रज्वलन बिंदु। अच्छा ठीक है। पहली बात और दूसरा, देखो सवाल इसमें बहुत पूछे गए हैं, मैं इतने कवर करना मुझे बहुत सारा। तेल काम में क्यों लेते हैं? शीतलन एवं विद्युत रोधन दोनों मिक्स है ना भाई। शीतलन तो होना ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट सर्किट हो जाए। शीतलन एवं विद्युत रोधन के लिए प्रयोग प्रयोग क्यों करते हो? शीतलन और विद्युत रोधन के लिए। एक इसका और आता है कि जब आप इसको काम में लेते हैं तो इसका पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य बताइए कितनी है? हैं? 30 केवी से 40 केवी पर एमएम। 30 केवी पर एमएम से 40 केवी पर एमएम। अब इसमें एक छोटा सा लफड़ आता है। ये तो कहते हैं बिना फिल्टर, ये फिल्टर के बाद। और ऑयल में क्या पूछेगा? रंग बता दिया, जलने का बिंदु बता दिया, पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य बता, और तेल को टॉपिंग अप करना है। तेल को क्या करना है? टॉपिंग अप। यानी कि टॉपिंग अप का मतलब टॉप के ऊपर बढ़ना है। वाइंडिंग सभी इसमें डूबी हुई होनी चाहिए, और वाइंडिंग से ऊपर कितना सेंटीमीटर तक होना चाहिए? 10। तेल का टॉपिंग अप कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। बताइए कौन सी बुक लें? बताएंगे भाई, मैं अलग से वीडियो बना के बताऊंगा उसको। क्लास में डेली डेली कैसे बता पाऊंगा मैं? मेरे लिए खुद के लिए टिपिकल हो जाता है कि नहीं? हो गया?
तो तेल द्वारा शीतलन, जल द्वारा शीतलन, आप सारी चीजें आप देख रहे हैं आराम से। जल्दी लिखो भाई। लिख लिया भाई। हैं? तेल को कितने समय पश्चात बदलना चाहिए? तेल को समय का जरूरी नहीं है, इसका पॉइंट होता है 50 पीपीएम, यानी कि पॉइंट पर मिलियन। यदि मान लो इस तेल के अंदर 1 लाख बूंदों में से 50 बूंदे, मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख बूंदों में से 50 बूंदे नमी की है, तो ये आपका तेल काम का नहीं है, बदलना चाहिए। वैसे 6 माह बाद बदल दो, उसको चेक किया जाता है, बदलना नहीं जाता। तो ये होता है, सवाल ये नहीं होता कितने समय बाद बदलना चाहिए, कितने समय बाद चेक किया जाना चाहिए होता है, जांचना पड़ता है। और जांचे गाड़ी में बताओ ऑयल कितने समय बाद बदला है, कोई नियम तो नहीं, जांचना पड़ता है। वो कहता है हर 3 महीने बाद ऑयल चेक करवा लिया करो, यही तो कहता है। वो चेक करता है, वो कहता है ठीक है साहब चलेगी, तो ओके, यही तो मामला है। वो कहता है बदलना पड़ेगा तो बदल दो। तो चेक कितने समय बाद कराया जाता है ये होता है उसमें, तो हर 6 महीने बाद उसमें चेक होता है। बाकी इसकी बुशिंग अलग अलग प्रणाली कुछ 1 महीने बाद होती है। आ गया। इसका एक बिंदु रहा हुआ है कि यह 2 MVA क्षमता तक प्रयोग में लिया जाता है। कहां तक? बाकी तो आगे ना भाई, सारे जो भी सवाल आपने कोई भी पढ़े होंगे कभी, ये सारे तो आगे इसके अंदर। कोशिश मैंने यही की इसमें लिख दूं, एक खनिज तेल होता है, एक सिंथेटिक तेल होता है, ये महंगा होता है, ये सस्ता होता है। ये खनिज के द्वारा प्राप्त होता है, सस्ता है, सामान्यतः इसी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब सुरंग के अंदर ट्रांसफॉर्मर होता है तो वहां बार बार तेल जांचा नहीं जाता, बार बार तेल चेक नहीं किया जाता है, तेल को बदलने में परेशानी रहती है ज्यादा। सुरंग के अंदर लगा हुआ ट्रांसफॉर्मर है, इसलिए वहां पर एक अच्छा तेल डाल के उसको स्थापित कर दिया जाता है। तो कौन सा डालेंगे? सिंथेटिक। ये किसका मिश्रण होगा? हाइड्रोकार्बन प्लस सिलिकॉन का। कभी भी आप तेल डालोगे उसका गुण क्या होता है? शीतलन प्लस विद्युत रोधन। विद्युत रोधन के लिए आप क्षमता क्या देखते हैं? 30 केवी पर एमएम से 40 केवी पर एमएम। और गुण क्या होना चाहिए? शीतलन का। वो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही ज्यादा गर्मी होने वो जल जाए, तो उसका फ्लैश पॉइंट कितना डिग्री है? 140 डिग्री। और 100 डिग्री से ज्यादा तापमान होने पर बकोज रिले टूट जाएगा, ताकि 140 पर पहुंचने नहीं देगा। 140 पे पहुंचेगा तो ब्लास्ट ही होगा सीधा। हाँ, तो ब्लास्ट ही होगा ना उसके बाद तो। ठीक है, तो ये होता है। टॉपिंग अब कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। एक नाम और बच गया। कितने लिख दिए हमने? 4 लिख दिए। हाँ, तो 5 और 1 लिखो। एयर ब्लास्ट, वायु ताप शीतलन, मतलब सॉरी, एयर ब्लास्ट है, ब्लास्ट। एयर ब्लास्ट को ऑयल ब्लास्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? तेल प्लस वायु दाब होता है चैम्बर में। वायु दाब किस में होता है? चैम्बर में होता है। और ये हमारे पास केवल इसकी क्षमता नहीं पता, लेकिन उच्च क्षमता के ट्रांसफॉर्मर में कौन सा काम लोगे? क्षमता का एग्जैक्ट मान नहीं, अधिकतम। जब आप हाईएस्ट क्षमता के बनाओगे ना तो कौन सा काम लोगे? यही परीक्षा में सवाल यही है।
उस क्षमता के ट्रांसफॉर्मर कौन सा काम आएगा? एयर ब्लास्ट कह दो या ऑयल ब्लास्ट। उसमें कहता है वायु तो मतलब तेल तो ही है, लेकिन इस वायु का दबाव के साथ तेल आता है, तो ये हमारे पास क्या रखता है? उसको शीतलन रखता है दाब के साथ में। तो वायु दाब चैम्बर के साथ तेल होता है। शीतलन प्रणाली टेक्नोलॉजी है जो उस क्षमता के ट्रांसफॉर्मर में काम में ली जाती है। क्लियर? अब है एक छोटा सा डिस्कशन। तो क्या ट्रांसफॉर्मर आज ही खत्म कर दें या कल करें? हाँ, तो हाँ मैं फिर मेरे मेरे पास है वीटो पावर, फिर मैं वीटो पावर का उपयोग करूंगा, ठीक है ना। जो आज अब ट्रांसफॉर्मर नहीं पढ़ना चाहते हैं वो हाथ खड़े करो। अरे हाथ खड़े रखो। तू नहीं पढ़ना चाहता तू खड़ा हो। हाँ हाँ तू खड़ा हो। तू इधर बीच में आ। एक तो आया लेट, एक पढ़ना और नहीं चाहता है। हाँ, बाकी का आप इतने जने हो जो कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मर, बाकी का हम कल ही पढ़ेंगे ना। चलो, पर इतने 5-4 जने होते तो उनको डांट के समझाता। डांट के समझा तो मैं आपको भी दूं, लेकिन इतनी आवश्यकता है नहीं। पर मेरी इच्छा यही थी कि आज ट्रांसफॉर्मर पूरा कर दें, क्योंकि आगे जो ट्रांसफॉर्मर के है भाग ही, जो भाग हुआ है जो आपको दिखता है, मुख्य टैंक दिखता है, ऊपर कंजर्वेटर लगा हुआ दिखता है, बीच में बकवास रिले लगा होता है, साइड में वो आपके सिलिका जेल। मैं इसलिए कह रहा था केवल कि नहीं, मेरा कहने का कारण जो था ना, तो मैं तो वैसे भी उजत पढ़ना है। मेरा कहने का कारण यह था कि कल मैं 7 से 9 इसकी ऑब्जेक्टिव की मैराथन क्लास लूंगा। तो मेरे हिसाब से यदि आप वापस घर पे पढ़ जाते तो उसके सारे सवाल हो जाते, आपको वापस रिवाइज हो जाता, कोई तकलीफ रहती नहीं। और नहीं है तो तकलीफ केवल इतनी रहेगी कि आपको जो मुख्य भाग हैं इसके ट्रांसफॉर्मर के भाग हमने हमारे बाकी हैं, और एक सीटी और पीटी बाकी है। ऐसे ऑटो ट्रांसफॉर्मर वगैरह वो। अब वापस हाथ खड़ा करूं? नहीं, चलो छोड़ो। अब बताओ कौन कौन नहीं पढ़ना चाहता? मतलब ये वो लोग हैं इतना ज्ञान का कोई असर नहीं हुआ है। क्या हुआ? तुम तो खाते भी हो, ऐसे भी पता नहीं चल रहा है, इतने तो पतले हो। नहीं, खाना तो देखो ऐसा है कि मैं तो खाना को इतना बताऊं, आप कंपटीशन की पढ़ाई कर रहे हैं तो खाना ऐसा है कि जरूरी तो होता है, लेकिन जब इस प्रकार की क्लासें होती है तो आपको बिस्किट या समोसा कुछ भी खा के काम चलाना पड़ता है। ऐसा कोई मैं नहीं है, ऐसा कंपटीशन में कहीं भी जाओगे, चाहे आप नीट जेई से लेके आईएएस तक की तैयारी करोगे, तब तक यही ट्रेंड चलता है। तब तक का ट्रेंड यही रहेगा। मैं मैं देखो अभी तो तुरंत मंगवा नहीं जाएगा, कल मंगवा दूंगा मैं। आज ट्रांसफर में पढ़ लो, कल पक्का मंगवा दूंगा बीच में। नहीं तो सही तो है। अभी तो क्या है कि किसी को ऑर्डर देंगे तो वो 200-300 तुरंत का कहां से बनाएगा, तो टाइम लगता है ना उसमें। तो कल हम 1 घंटा पहले भेज देंगे आदमी को। तो आज ट्रांसफॉर्मर ओके कर ले फिर। चलो ठीक है, आज पढ़ेंगे वापस आके ट्रांसफॉर्मर ही। ठीक है, क्या हुआ? कंटिन्यू नहीं, 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, क्योंकि ऐसे तो बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मर गर्म हो जाता है। हाँ, ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो, बाद में पढ़ा देंगे इसको।